नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सोर्स ऑफ इनकम्स के बारे में। दोस्तों, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की होने वाली इनकम को इन 5 प्रकारों के अंतर्गत जो है बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं अपनी पहली सोर्स ऑफ इनकम। तो दोस्तों, हमारी पहली जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो होती है इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत हम वेजेस या सैलरी को रखते हैं। किसी व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन जो है वो इसके अंतर्गत रखी जाती है। ग्रेजुइटी रखी जाती है। सैलरी पे अलग अलग तरह के जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे HRA, TA, एजुकेशन अलाउंस, बुक अलाउंसेस, उन सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है। किसी सैलरी पे मिले एडवांस को भी सैलरी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और दोस्तों, किसी कंपनी के द्वारा दी गई छुट्टियों को, जिनको पेड लीव कहा जाता है, अगर आपने अपने कार्य के दौरान नहीं लिया है या एक निर्धारित समय तक अवेल नहीं किया है, तो कंपनी जो है उनको इन कैश कर देती है, यानी उन छुट्टियों के बदले जो है आपको कैश सैलरी में जोड़ के पेमेंट करती है। उसको भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ही गिना जाता है। यहाँ दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि चारा घोटाला और खेल घोटाले के अंतर्गत कमाई हुई इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो कृपया ध्यान दें, घोटालों से होने वाली आय को कहीं भी लीगल नहीं माना गया है। तो आइए दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली इनकम जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखने से आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके पास इस महंगाई में कोई घर है, तो अगर आप उसको किसी को किराए पे देते हैं, उससे कुछ अर्निंग करते हैं, तो वो इनकम जो है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। मगर दोस्तों, अपनी प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से जो होने वाली इनकम है उसको 100% काउंट नहीं किया जाता है। सपोज आपने अगर एक साल में अपने घर से जो है वो किराए के तौर पे 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो उसमें आपको 30% का डिस्काउंट या रिबेट डिडक्शन कहूँ मिल जाता है, जो कि मेंटेनेंस के नाम पे होता है। घर की पुताई, रंगाई और इस तरीके के जो खर्चे होते हैं उसके मद में 30% जो है गवर्नमेंट माफ करती है। बाकी की जो आपकी 70% की इनकम होती है, यानी कि 70,000 रुपये होती है, वो आपकी इनकम में गिनी जाती है और उस पर टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ, जो है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब दोस्तों, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस वो है, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है इस महंगाई में और गवर्नमेंट के इतने सारे रूल रेगुलेशन के बाद भी, तो प्रोप्राइटरशिप यानी कि आपने अकेले अगर कोई बिजनेस शुरू किया है, तो उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने अपने किसी मित्र या सगे संबंधी के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया है, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और उस बिजनेस से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, उसे हम जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरी इनकम इसमें मैंने मेंशन की है, वो आप देख सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोफेशन से मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्किल में हायर एजुकेशन या हायर डिग्री लेके रखी हुई है, और अगर आप उससे जो है आने वाले समय में पैसे अर्न करते हैं, तो वो आमदनी जो है आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में काउंट की जाती है। जैसे दोस्तों, डॉक्टर अपने डिग्री को पाने के लिए MBBS जैसी कठिन परीक्षा को क्लियर करता है, उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट और इसी तमाम तरह के जो लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्किल में महारत हासिल करते हैं, उनकी जो आमदनी का सोर्स होता है उस सेक्टर से, उसे हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम अपनी अगली सोर्स ऑफ इनकम की तरफ।
तो दोस्तों हमारी जो अगली सोर्स ऑफ इनकम है वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से तात्पर्य है आपको अपनी पूंजी पे मिलने वाला लाभ। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में या कहीं भी अपनी पूंजी को डायरेक्ट इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और कुछ समय पश्चात एक समय अंतराल बाद जो है आपको उस पे कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो आपकी कैपिटल इनकम गिनी जाती है या कैपिटल गेन उसको कहा जाता है। अब दोस्तों इस कैपिटल गेन को हम दो क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है दोस्तों, अगर आपने किसी पूंजी को इन्वेस्ट किया है और आप उससे जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो साल भर के अंदर प्राप्त कर लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने उस प्रॉपर्टी या उस कैपिटल से जो है साल भर के बाद अगर कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम पे। तो ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंतर्गत कई सारी इनकम्स जो हैं आपकी काउंट की जाती हैं, जो पिछली 4 सोर्स ऑफ इनकम के अंतर्गत नहीं आई हो। तो इसमें पहली जो इनकम आपको दिख रही होगी डिविडेंड, कुछ लोगों को मैं मानता हूं कि इसके बारे में जानकारी होगी, मगर अधिकतर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें संभवतः डिविडेंड की जानकारी नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को परचेस करके रखा हुआ है और क्वार्टरली या हर 3 महीने में कंपनियां जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक्सेस करती हैं, तो उसमें अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके शेयर के रेशियो में आपको लाभ देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। और इस डिविडेंड से होने वाली आमदनी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और बेटिंग, इस तरीके से जो इनकम्स आती हैं उनको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिनते हैं। में गैम्बलिंग और बेटिंग से मतलब जो है वो गांव में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पत्ते खेलने वाले लोगों से नहीं है। इस तरीके के गेम्स के लिए बड़े बड़े कैसीनोज बने होते हैं बड़े बड़े शहरों में, और हॉर्स रेस से आप मतलब समझ ही रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको जैसे ड्रीम 11 हो गया और माई सर्कल 11 और इस तरीके के जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स इस समय चल रहे हैं जिसमें आप कुछ प्राइज विन करते हैं, ताकि हम हर दूसरे दिन सुनते हैं कि फला व्यक्ति ने 49 रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए जीत लिए। तो इस तरीके की जो प्राइज मनी होती है वो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत गिनी जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास कोई मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर, प्लांट से यहाँ तात्पर्य बड़ी मशीनरी से, आपने अगर उसको किराए पे दे के रखा हुआ है, तो वो इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होती है। इसके बाद दोस्तों फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन से तात्पर्य, इससे पहले आपने ऊपर देखा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने पेंशन को भी इनकम फ्रॉम सैलरी में रखा है। फैमिली पेंशन में दोस्तों एक व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन, अगर किसी कारणवश से वो व्यक्ति जो है इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली या उसकी पत्नी को मिलने वाली पेंशन को फैमिली पेंशन कहा जाता है। नॉर्मली ये पेंशन जो है वो आधी होके उसकी फैमिली को मिलती है। इसके पश्चात दोस्तों जो अगली इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। सपोज आपके पास इतने पैसे हैं इस महंगाई में कि आपने उसे बैंक में एफडी करा के रखा हुआ है, तो उस पे मिलने वाले इंटरेस्ट को वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अंतर्गत काउंट किया जाता है। कि इनकम पे टैक्स की गणना करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए उसके द्वारा कमाई गई एक साल के अंदर आमदनी को इन्हीं 5 मुख्य सोर्सेस के अंतर्गत काउंट किया जाता है और टैक्स या कर की गणना की जाती है। तो अगर
आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।